हेलो बच्चों, स्वागत है आपका थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी पढ़ाई के इस नए एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले एक बात याद दिला दूं, आपको अपनी कॉपी पेंसिल लेकर आना है और सभी को घर में बोलना है कि आपके साथ बैठें, क्योंकि साथ बैठ के ही तो मजा आता है ना? चलिए, अब आपको गणित से डर तो नहीं लग रहा ना? मुझे पता था धीरे धीरे आप गणित से डरना बंद कर देंगे। क्यों? जब गणित इतने सरल और आसान और खेल कूद में आप सीखेंगे तो उससे भाई डरना क्या? चलिए शुरू करते हैं गणित खेल खेल में। हेलो दोस्तों, आइए आज हम गणित के कुछ खटाने वाले सवाल करते हैं। तो सवाल है कि सोनल के पास 67 रुपए हैं, उसमें से सोनल ने 23 रुपए खर्च किए। तो बताइए कि सोनल के पास अब कितने रुपए बचे? तो जैसे हम जोड़ में करते थे उसी तरह सबसे पहले क्या जानकारी दी गई है लिख लेते हैं। तो सोनल के पास 67 रुपए हैं और उसमें से सोनल ने 23 रुपए खर्च किए। और अब हमें क्या करना है वह लिख लिया जाएगा। तो पूछा गया है, बताइए सोनल के पास अब कितने रुपए बचे? और हमें करना क्या होगा? तो जब भी किसी संख्या में से कुछ अंक कम कर दिए जाएं, तो वहां हमेशा घटाना करना है। तो इस तरह अब हम इकाई और दहाई के अंक लिख लेते हैं। तो 67 में इकाई के स्थान पर हम 7 और दहाई के स्थान पर हम 6 लिख देते हैं। ठीक इसी तरह 23 में इकाई के स्थान पर हम 23 से 3 और दहाई के स्थान पर हम 2 लिख लेंगे। और अब बारी इसको घटाने की है। तो इस तरह यहाँ बचेगा 4 और दहाई पे भी 4 ही बचेगा। तो हमारा जवाब हुआ 44। तो अंतिम जवाब है 44। इस तरह सोनल के पास अब 44 रुपए बचे। आइए अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। सवाल है, एक दुकान में 84 साबुन थे, उसमें से 56 साबुन की बिक्री हो गई। तो बताइए अब उस दुकान में कितने साबुन बचे? तो क्या जानकारी दी गई है? एक दुकान में 84 साबुन थे, उसमें से 56 साबुन की बिक्री हुई। और पूछा क्या गया है, बताइए अब उस दुकान में कितने साबुन बचे? और हमें करना क्या है? घटाना। तो आइए अब हम 84 में से इकाई और दहाई के अंक लिख लेते हैं। तो इकाई का अंक होगा 4 और दहाई का अंक होगा 8। ठीक इसी तरह 56 में इकाई का अंक है 6 और दहाई के स्थान पर 5 है। अब बारी घटाने की है, लेकिन यहाँ तो इकाई के स्थान पे 4 जो है वह इस 6 से कम है, इसलिए हम इस दहाई से 1 इकाई उधार ले लेते हैं। इस तरह 4 बन जाता है हमारा 14। और क्योंकि हमने 1 इकाई उधार ली थी इसलिए हमारे पास 7 बचे। इस तरह 14 से 6 कम करने पर यहाँ बचेगा 8 और 7 से 5 कम करने पर हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2। इस तरह अंतिम जवाब 28 है। आइए अगला सवाल हल करते हैं। मीरा के पास 35 रुपए हैं और 72 रुपए होने के लिए
उसे और कितने रुपए चाहिए। तो मीरा के पास कितने रुपए कम हैं 72 होने के लिए, हमें ये पता करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या जानकारी दी गई है? मीरा के पास 35 रुपए हैं और हमें करना क्या है? 72 रुपए होने के लिए उसे और कितने रुपए चाहिए और क्या करना होगा हमें? बिल्कुल, हमें घटाना करना है। तो आइए अब हम इन अंकों को इकाई और दहाई के स्थान पर लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर 72 एक बड़ी संख्या है, इसलिए इसे हम ऊपर की तरफ लिखेंगे। इस तरह 72 से इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक 7 है। और अब बारी 35 की। इकाई का अंक 5 और दहाई के स्थान पर 3 लिख देते हैं। अब बारी इनको घटाने की है। इस तरह 2 में से तो 5 कम नहीं कर सकते, इसलिए हम दहाई से 1 इकाई उधार ले लेते हैं। तो इस तरह यह 2 12 बन जाता है। और क्योंकि हमने 1 इकाई उधार ली, इसलिए 7 कम होके 6 बन जाएगा। इस तरह 12 से 5 कम करने पर 7 और 6 से 3 कम करने पर 3 बचेगा। तो हमारा जवाब हुआ 37, यानी अंतिम जवाब 37 है। इस तरह आप भी घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर मिलते हैं। बाय बाय। हेलो बच्चों, बिस्कुट गणित के एक नए एपिसोड में हम फिर से मिले हैं। इस एपिसोड को भाग बिस्कुट भाग कहते हैं, क्योंकि हाँ बिल्कुल सही, यह एपिसोड भाग के बारे में है। हमारे पास 8 बिस्कुट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरे 8। हमें इन बिस्कुटों को 4 प्लेटों में समान रूप से बांटना है, यानी हर प्लेट में बिस्कुट की संख्या समान होनी चाहिए। तो बताओ, प्रत्येक प्लेट में कितने बिस्कुट होंगे? इसका मतलब है कि हमें 8 बिस्कुट को 4 भागों में बांटना है। चलो एक एक करके बिस्कुटों को बांटते हैं। हर प्लेट में 1 बिस्कुट बांट दिया, लेकिन हमारे पास अभी भी 4 बिस्कुट बचे हैं। तो चलिए उन्हें भी बांट देते हैं। अब सभी बिस्कुटों को 4 प्लेटों में बांट दिया है। प्रत्येक प्लेट में 2 बिस्कुट हैं। जब 8 बिस्कुट को 4 भागों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक भाग में 2 बिस्कुट मिलते हैं। इसका मतलब है कि 8 भाग 4 बराबर 2 होता है। चलो 2 अलग संख्याओं के साथ यह कोशिश करें और देखते हैं। अब हमारे पास 6 बिस्कुट हैं और हमें उन्हें 2 प्लेटों में बांटना है, वो भी समान रूप से। प्रत्येक प्लेट में 1 बिस्कुट डालकर शुरू करते हैं। एक एक बिस्कुट दोनों प्लेटों में बांटने के बाद हमारे पास अभी भी 4 बिस्कुट बचे हैं, इसलिए प्रत्येक प्लेट में 1 और बिस्कुट डाल देते हैं। हमारे पास अभी भी 2 बिस्कुट बचे हैं, उन्हें भी हम बांट लेंगे। तो प्रत्येक प्लेट पर कितने बिस्कुट हुए? प्रत्येक प्लेट पर 3 बिस्कुट हैं। इसका मतलब यह है कि जब 6 बिस्कुट को 2 से या 2 भागों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक भाग में 3 बिस्कुट होते हैं और इसलिए 6 भाग 2 बराबर 3 होता है। आप घर पर भी अलग अलग वस्तुओं के साथ यह कोशिश कर सकते हैं।
अब हमारे पास 8 बिस्कुट हैं, जिन्हें हमें 3 प्लेटों में बांटना है, वो भी समान रूप से। हमेशा की तरह प्रत्येक प्लेट में एक बिस्किट डालकर शुरू करते हैं। हमारे पास अभी भी 5 बिस्कुट बचे हैं, इसलिए प्रत्येक प्लेट में एक और बिस्किट डालते हैं। अब हम एक अजीब सी स्थिति में हैं। हमारे पास 2 बिस्कुट बचे हैं, लेकिन 3 प्लेटें हैं। यदि हम एक एक बिस्कुट को 2 प्लेटों में डालते हैं, तो 2 प्लेटों में 3-3 बिस्कुट होंगे और एक प्लेट में 2 बिस्कुट होंगे। प्लेटों में बिस्कुट की संख्या समान नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि हम पूरे 8 बिस्कुटों को 3 प्लेटों में समान रूप से नहीं बांट सकते। हम प्रत्येक प्लेट में 2 बिस्कुट डाल सकते हैं और 2 बिस्कुट बाकी ही रहते हैं। तो गणित की भाषा में इसे कहते हैं 8 भाग 3 बराबर 2 और ये शेष 2। आशा है आप गणित के इस भाग वाले सेशन को अच्छे से समझ गए होंगे और आपको बहुत मजा आया होगा। फिर मिलते हैं। बाय बाय। हेलो बच्चों, आज हम माप के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो क्या कभी आपने कपड़ों पर ऐसा लेबल देखा है? ये लेबल क्या है? ये लेबल हमें बता रहा है कि शर्ट का माप क्या है, ताकि हम ऐसे कपड़े खरीदें जो हमें ठीक से फिट हों। हम अपने दैनिक जीवन में माप का उपयोग बहुत करते हैं। कितना अनाज खरीदना है, दूध वाले से कितना दूध लाना है, शर्ट को सिलाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होती है, स्कूल से घर पहुंचने में आपको कितना समय लगेगा। ये सभी अलग अलग प्रकार के नाप हैं और इनके बारे में जानना महत्वपूर्ण है। तो एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक दिन विधि के पापा ने विधि से उन्हें रिबन के 3 हाथ देने को कहा। विधि ने अपने हाथों से रिबन को मापा, 1, 2, 3 और एक टुकड़ा काटा और अपने पिता को दे दिया। जब उसके पापा ने रिबन देखा तो उन्होंने कहा, यह तो बहुत छोटा है, मुझे 3 हाथ चाहिए था। तुमने मुझे बेटा बहुत छोटा रिबन दे दिया है। विधि ने कहा, नहीं पापा, मैंने 3 हाथ मापे, 1, 2, 3। पापा ने कहा, मुझे अपना हाथ दिखाओ। अरे तुम्हारा हाथ तो बहुत छोटा है, मुझे इस माप के रिबन चाहिए थे, 1, 2, 3। समस्या क्या है? समस्या यह है कि लोगों के हाथ अलग अलग आकार के होते हैं। अलग अलग हाथों से मापन किया तो माप बदल जाता है। इसी वजह से हमें इकाइयों की आवश्यकता है। इकाई एक मात्रा है जो कभी नहीं बदलती। आइए पहले देखते हैं कि लंबाई कैसे मापी जाती है। छोटी लंबाई मापने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है वह है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर शायद एक छोटी मूंगफली की लंबाई होती होगी। सेंटीमीटर में लंबाई मापने के लिए हम पैमाने का उपयोग करते हैं। यह एक पैमाना है। पैमाने पर 1 सेंटीमीटर की लंबाई दिखाई गई है। इस पैमाने की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, यानी यह पैमाना 15 सेंटीमीटर लंबाई तक की चीजों का नाप कर सकता है। आइए इस पैमाने का उपयोग करके हम कुछ चीजें नापते हैं। देखिए, इस पेज की लंबाई कितनी है? इस पेज की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। और इस छोटे चम्मच की लंबाई? इस छोटी चम्मच की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। और इस बड़े चम्मच की लंबाई कितनी होगी? इस बड़े चम्मच की लंबाई है लगभग 14 सेंटीमीटर। आप भी घर में छोटी छोटी चीजों की लंबाई नाप सकते हैं। हमेशा पैमाने का उपयोग करना संभव नहीं होता। जब आपको किसी ऐसी चीज का मापन करना हो जो पैमाने से बहुत लंबी हो, तब पैमाने का उपयोग करना संभव नहीं होता। या आप कोई ऐसी वस्तु मापना चाहते हो जो मुड़ जाए, तब भी पैमाने का उपयोग करना संभव नहीं होता। ऐसे मामलों में हम एक मापने वाली टेप या कहें तो इंच टेप या इंच फीते का उपयोग करते हैं। इंच फीता 100 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई नाप सकता है और यह मुड़ भी सकता है।
इन बच्चों के ट्रैक को देखो। इसकी लंबाई है 20, 40, 80, 100, 121 सेंटीमीटर। हम निश्चित रूप से इसे पैमाने से तो नहीं नाप सकते और इसलिए हम इंच फीते का उपयोग करते हैं। चलो इंच फीते का एक और उपयोग देखते हैं। यह है सीमा। सीमा एक दर्जी है। उसकी वर्कशॉप में एक ये छोटे ग्राहक आए हैं। इन्हें एक शर्ट सिलवानी है। अच्छी शर्ट सिलाने के लिए सीमा को नाप लेना पड़ेगा। सीमा बराबर नाप लीजिए ताकि आप अच्छी शर्ट सिल सकें। कंधे का नाप 10 सेंटीमीटर, फिर हाथ की लंबाई का नाप 47 सेंटीमीटर। अब गले का नाप 41 सेंटीमीटर, कमर का नाप 40 सेंटीमीटर। 3-4 दिनों के बाद और शर्ट तैयार है। ग्राहक इसे लेने आया है और क्या वह इसे पसंद करता है? हाँ, शर्ट बहुत अच्छी है। आप बता सकते हैं कि हम पैमाना क्यों नहीं उपयोग कर सकते? अगर सीमा पैमाने का उपयोग करती तो वो गला, कमर कैसे नापती? तो यह था एक मजेदार सेशन लंबाई पर। तो चलो पैमाने या इंच फीते को लेकर अब आप नापने लग जाओ। दोस्तों, आज का वीडियो भी कुछ अलग है। इसका नाम है कंप्यूटर का काम। मुझे तो कंप्यूटर के नाम से ही लग रहा है कि यह वीडियो बढ़िया होगा। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे कंप्यूटर पसंद है। आजकल सब कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुझे थोड़ा बहुत उसे चलाना आता भी है। चलो तो बिना वक्त गवाए देखते हैं इस वीडियो में कंप्यूटर के बारे में क्या बताया है। कंप्यूटर का काम। क्या तुमने कभी सोचा है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है? हम इंसान कंप्यूटर को काम करने के लिए कुछ सूचनाएं देते हैं और जब वह उन सूचनाओं के अनुसार छोटे छोटे काम करता है तो वो छोटे काम मिलाकर कोई बड़ा काम हो जाता है। मान लो कि तुम्हें कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ये लकड़ियां लंबाई के बढ़ते क्रम में लगानी है। ये एक साधारण सा कंप्यूटर है। हम इससे कहेंगे कि लकड़ियों की एक एक जोड़ी को बाईं तरफ से देखना शुरू करो। छोटी लकड़ी दाईं तरफ और बड़ी लकड़ी बाईं तरफ रखो। देखो कैसे। चलो इनमें से बड़ी लकड़ी दाईं तरफ रखते हैं और छोटी लकड़ी बाईं तरफ। अगली वाली जोड़ी देखो, ये तो सही है, लेकिन इस जोड़ी में बदलाव करना पड़ेगा। बड़ी वाली दाईं तरफ और छोटी वाली बाईं तरफ। अब अगली वाली जोड़ी में भी यही करते हैं। इसकी अगली वाली जोड़ी में भी बड़ी वाली दाईं तरफ और छोटी वाली बाईं तरफ रखते हैं। अब इस जोड़ी में देखो, अंतिम जोड़ी में भी बड़ी वाली दाईं तरफ और छोटी वाली बाईं तरफ रखते हैं। अब फिर से पहली वाली जोड़ी देखो, ये तो सही है। अगली वाली जोड़ी देखो, ये भी सही है, लेकिन इस जोड़ी में बदलाव करना पड़ेगा। बड़ी वाली दाईं तरफ और छोटी वाली बाईं तरफ। अब अगली देखो, ये तो सही है। इसकी अगली वाली जोड़ी देखो। चलो इसे ठीक करते हैं। अगली वाली जोड़ी में भी बड़ी वाली दाईं और छोटी वाली बाईं तरफ रखते हैं। आखिरी वाली जोड़ी एकदम सही है। तो चलो फिर से शुरू करते हैं। पहली वाली जोड़ी तो सही है, दूसरी जोड़ी में बदलाव करना पड़ेगा। अब अगली वाली जोड़ी देखो, ये भी सही है, उसकी अगली वाली भी सही है। अब इस जोड़ी में बदलाव करना पड़ेगा और इसके आगे वाली ये ठीक है, आखिरी वाली भी ठीक है। अब चलो फिर से पहली वाली जोड़ी को देखा जाए। अब बताओ क्या ये सही है? नहीं, तो चलो इसको बदल देते हैं। बड़ी लकड़ी दाईं तरफ और छोटी लकड़ी बाईं तरफ। अब अगली जोड़ी, ये तो सही हो गई, इसके अगली वाली भी सही हो गई। तो यानी अब सारी जोड़ियां बढ़ते क्रम में सही लग चुकी हैं। तो देखा तुमने
एक जोड़ी को ठीक करते करते सारी लकड़ियां अपने आप ही बढ़ते क्रम में लग गईं। था ना ये आसान? और अब क्या तुम बता सकते हो कि इन्हीं लकड़ियों को अगर घटते क्रम में लगाना है तो क्या करना होगा? अब जरा सोचो कि लकड़ियों की जगह अगर नंबर होते तो, या अगर हमें क्लास के लड़के और लड़कियों को उनके नाम के अनुसार अंग्रेजी अक्षर के क्रम में खड़ा करना होता तो? मजा आया ना? अरे यही तो गणित है और धीरे धीरे तुम्हें इसमें मजा भी आने लगा है। क्या बात है। अरे कितना मजेदार वीडियो था, बहुत मजा आया। इसमें कंप्यूटर के साथ गणित को जोड़कर कैसे हम अपना काम कर सकते हैं यह बताया गया है। मैं इसे जरूर कंप्यूटर पर करने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, आप भी इसे याद रखकर प्रैक्टिस करें। अब आपके लिए एक काम है। पहला काम, विभिन्न सामग्री और डिजाइन में बदलाव करके यहाँ दिखाई गई बांसुरी की तरह आप और कितनी तरह की बांसुरी बना सकते हैं। अपने जवाब को एक वीडियो में दिखाएं और उस वीडियो को जमा करें। और दूसरा काम, ये जानने की कोशिश करें कि ये बांसुरी ध्वनि कैसे बनाती है। इस प्रक्रिया को चित्र की सहायता से बताइए। इतना सारा खेल कूद के तो मजा ही आ गया। अब मैं कल के एपिसोड का बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रही हूँ। आप भी कर रहे हैं ना? मैं अब आपको कल मिलती हूँ। तब तक आज जो आपने सीखा उसका अभ्यास करके रखिएगा। घर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।